हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आर्शा और आप सभी का स्वागत है द ट्विन ब्रोस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी पार्ट ए बुक फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर 5 जो कि है सेकेंडरी एक्टिविटीज। इस चैप्टर में हम मैन्युफैक्चरिंग क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। फिर हम देखेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एक इंडस्ट्री के लोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। देन वी विल स्टडी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट, आउटपुट, फिर साइज एंड ओनरशिप, और लास्ट में हम हाईटेक इंडस्ट्रीज के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो प्राइमरी एक्टिविटीज चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कैसे प्राइमरी एक्टिविटीज में हम डायरेक्टली नेचर पे डिपेंड कर रहे हैं, वहीं से रिसोर्सेज निकाल रहे हैं और उन्हीं रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं। और सेकेंडरी एक्टिविटीज जो सेकेंड स्टेज है, यहाँ पे उन रिसोर्सेज को, उन नेचुरल रिसोर्सेज को जो कि रॉ मटेरियल्स भी है, उन्हें फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है और इसी प्रोसेस को हम मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। जब रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है और जब उन्हें मार्केट्स में बेचा जाता है, तो सेकेंडरी एक्टिविटीज ऐसे ही इन नेचुरल रिसोर्सेज जो कि रॉ मटेरियल्स हैं, इन्हें फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं और इन प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू है वो काफी हाई है। एग्जाम्पल, एक धागे की वैल्यू बहुत कम है। अगर हम उस धागे से कपड़ा बनाएं और उस कपड़े को मार्केट में बेचें तो वो ज्यादा वैल्यूएबल होता है, उसका मार्केट वैल्यू ज्यादा है। एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया है आयरन ओर। आयरन ओर को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम उसे स्टील में कन्वर्ट करें और उस स्टील से जब हम मशीन्स, टूल्स, काफी सारी चीजें बनाते हैं, उसका वैल्यू हाई रहता है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि सेकेंडरी एक्टिविटीज एड वैल्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज बाय ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल्स इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। और सेकेंडरी एक्टिविटीज में मैन्युफैक्चरिंग आता है, प्रोसेसिंग आता है और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी आता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग। सो मैन्युफैक्चरिंग में कई सारी चीजें आती हैं। इट रेंजेस फ्रॉम हैंडीक्राफ्ट्स टू हेवी इंडस्ट्रीज जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री। सो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में, हाईटेक इंडस्ट्री। सो मैन्युफैक्चरिंग में ये सब आता है। सो मैन्युफैक्चरिंग में सिंपली हमें इतना समझना है कि जो भी रॉ मटेरियल्स है, उन रॉ मटेरियल्स को जब हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं और उन गुड्स को जब हम मार्केट में बेचते हैं, वो जो प्रोसेस पूरा है वो मैन्युफैक्चरिंग में आता है। जो मार्केट में बेचने के लिए जो गुड्स हम बनाते हैं, उसी प्रोसेस को हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन से लेकर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से लेकर हाईटेक इंडस्ट्री तक, ये सब सेकेंडरी एक्टिविटीज में ही आता है। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, इन सब में कुछ कॉमन फीचर्स होता है। पहला है एप्लीकेशन ऑफ पावर, एनर्जी सोर्स बहुत जरूरी है। फिर मास प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, ये सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, मास प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, यानी कि एक जैसे दिखने वाले प्रोडक्ट्स, साइज, शेप, कलर, इन सब में सिमिलर प्रोडक्ट्स को लार्ज क्वांटिटीज में प्रोड्यूस करना। सो एप्लीकेशन ऑफ पावर, मास प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। थर्ड है स्पेशलाइज्ड लेबर इन फैक्ट्री सेटिंग्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड कमोडिटीज, यानी कि कुछ स्टैंडर्डाइज्ड कमोडिटीज या कुछ स्पेशल पार्ट्स बनाने के लिए स्पेशलाइज्ड लेबर का इस्तेमाल होता है। अब स्पेशलाइज्ड लेबर के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे इतना समझना है, कुछ स्टैंडर्डाइज्ड कमोडिटीज या कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हें प्रोड्यूस करने के लिए स्पेशली स्किल्ड ट्रेन लेबर की जरूरत होती है जो रिपीटेडली वही टास्क परफॉर्म करते रहते हैं। तो स्पेशलाइज्ड लेबर भी बहुत जरूरी है। तो तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का: एप्लीकेशन ऑफ पावर, सेकेंड मास प्रोडक्शन, थर्ड स्पेशलाइज्ड लेबर फॉर प्रोड्यूसिंग स्टैंडर्डाइज्ड कंपोनेंट्स या कमोडिटीज। नेक्स्ट पॉइंट, मैन्युफैक्चरिंग को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मदद से भी किया जा सकता है या फिर मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ही प्रिमिटिव तरीके से भी किया जा सकता है। प्रिमिटिव इन द सेंस कि जो टूल्स यूज करते हैं मैन्युफैक्चरर्स वो बहुत प्रिमिटिव टाइप के हैं, यानी कि इतने एडवांस टूल्स नहीं है। या फिर मैन्युफैक्चरिंग उसके लिटरल सेंस, जो लिटरल मीनिंग है मैन्युफैक्चर के, यानी कि हाथ से बनाना,
तो उस सेंस में भी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स की मदद से, एडवांस मशीनरी, ऑटोमेटिक मशीन्स की मदद से भी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग प्रिमिटिव टूल्स या हाथ से भी हो सकती है। और यहाँ पे ये बताया गया है कि कई सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं जो आज भी मैन्युफैक्चरिंग को उसके लिटरल सेंस ऑफ द टर्म नहीं कर रही, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग जिसका लिटरल मीनिंग है हाथ से बनाना। तो ऐसे कंट्रीज हैं जो मशीन्स का इस्तेमाल ज्यादा नहीं कर रहे क्योंकि इतने डेवलप नहीं है, इतना कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास नहीं है कि बड़े बड़े मशीन्स को यूज कर सके, तो वो हाथ से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। यानी कि ऐसे कंट्रीज जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जहाँ पे इतना मशीन का इस्तेमाल नहीं होता, तो मैन्युफैक्चरिंग हर तरीके से हो सकता है, मशीन्स के इस्तेमाल से भी या फिर हाथों से। नेक्स्ट विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। सो जो मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उनके एसेंशियल फीचर्स क्या है, या कॉमन फीचर्स जो हम कह सकते हैं वो कौन से फीचर्स हैं। तो फर्स्ट, स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स और मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। सो ऐसे इंडस्ट्रीज में जो मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है वो स्पेशलाइज्ड लेबर फॉर प्रोड्यूसिंग स्टैंडर्डाइज्ड कंपोनेंट्स, यानी कि इस मेथड में एक स्टैंडर्डाइज्ड पार्ट को या कंपोनेंट को प्रोड्यूस करने के लिए स्पेशलाइज्ड लेबर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि एक वर्कर बार बार वही टास्क परफॉर्म करता रहता है, उसी स्टैंडर्डाइज्ड पार्ट को मैन्युफैक्चर करता रहता है, और इसी मेथड को हम स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स कह सकते हैं, जिसमें एक ही वर्कर बार बार उसी टास्क को परफॉर्म कर रहा है, उसी कंपोनेंट को प्रोड्यूस कर रहा है और मास प्रोडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे बेसिक आइडिया ये है कि अगर कोई इंसान एक ही टास्क बार बार करता रहता है तो वो उसे मास्टर कर लेता है और उसे और इम्प्रूव कर देता है। तो वैसे ही अगर एक वर्कर एक स्पेशलाइज्ड काम कर रहा हो, एक स्टैंडर्डाइज्ड पार्ट को रिपीटेडली वही टास्क परफॉर्म करके अगर प्रोड्यूस कर रहा हो, तो वो उस स्किल में एक स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेता है। तो यही फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स। सो मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्री में जो हम मेथड ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन हमें पता है जब हम मशीन्स का या गैजेट्स का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं टास्क परफॉर्म करने के लिए, उसे मैकेनाइजेशन कहा जाता है। यानी कि जब मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स की मदद से होता है उस प्रोसेस को मैकेनाइजेशन कहते हैं। अब मैकेनाइजेशन में हमें एक रीसेंट डेवलपमेंट, और जो मैकेनाइजेशन का सबसे एडवांस स्टेज या डेवलप्ड स्टेज है वो है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब जब ऑटोमेटिक मशीन्स का इस्तेमाल होता है, और ऑटोमेशन में ह्यूमन थिंकिंग की जरूरत नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेटिक मशीन से हो रहा है, ह्यूमन थिंकिंग का यहाँ पे ज्यादा रोल नहीं। भले ही इस टेक्नोलॉजी को ह्यूमन बींग्स ने डेवलप किया हो, लेकिन उस प्रोसेस में ह्यूमन थिंकिंग वहां पे इंपॉर्टेंट नहीं रहता, वहां पे ऑटोमेटिक मशीन्स काम करते हैं। थर्ड, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। सो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को भी हम ऑटोमेशन से लिंक कर सकते हैं, क्योंकि जब टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होता है, जब हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करते हैं, उसी के वजह से ही हम ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक मशीन्स को क्रिएट कर पाए। अब टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिसर्च एंड डेवलप। इसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से हम कई सारे मॉडर्न फीचर्स को, इनोवेटिव फीचर्स को इंट्रोड्यूस कर पाए, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की मदद से हम ऑटोमेशन कर पाए हैं। हम अब क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, हम वेस्ट एलिमिनेशन, और जैसे अगर ज्यादा वेस्ट रिलीज हो रहा हो तो उसे कैसे कम करे, उसे कैसे मैनेज करे, फिर पोल्यूशन कैसे कम करे, नॉइस पोल्यूशन कैसे कम करे, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करे। सो ये सारी चीजें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के अंडर आता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटिफिकेशन। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के क्या कंपोनेंट्स है। तो सबसे पहले हमने जो मैकेनाइजेशन में भी देखा, मशीन टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिंपल मशीन टेक्नोलॉजी नहीं होता लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, मॉडर्न इंडस्ट्रीज है, वहां पे कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। सेकेंड, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर एंड डिविजन ऑफ लेबर, और यहाँ पे चीप लेबर भी अवेलेबल होना चाहिए ताकि जो कॉस्ट कटिंग स्ट्रैटेजी है वो भी यहाँ पे वर्क करे। सो कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी, एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन एंड डिविजन ऑफ लेबर, और लो कॉस्ट भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर कैपिटल बहुत जरूरी है। देन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है।
फिफ्थ कंपोनेंट है एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी। यहाँ पे इस पूरे इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए भी स्किल्ड वर्कर जरूरी है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए फिफ्थ मेजर कंपोनेंट है एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है अनइवन ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। सो अनइवन ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन से हमें ये पता चलता है कि जितने भी मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो अगर हम उनको देखें कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं तो हमें ये पता चलता है कि कुछ कुछ कंट्रीज में ही, यानी कि कुछ डेवलप्ड कंट्रीज और हाईली डेवलप्ड कंट्रीज में ही ये मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है और डेवलपिंग कंट्रीज में ये धीरे धीरे आ रहे हैं। अगर हम बात करें तो लेस देन 10% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया, सिर्फ इतने ही परसेंट एरिया में मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, यानी कि सिर्फ कुछ ही ऐसे कंट्रीज हैं जिनमें ये इंडस्ट्रीज है और इसी वजह से कुछ कंट्रीज के पास अनलिमिटेड पावर आ जाता है, बहुत ही पावरफुल कंट्रीज ही हो जाते हैं क्योंकि जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है और इस वजह से ये जो इकोनॉमी पे अपना इन्फ्लुएंस करते हैं और जो पॉलिटिकल पावर इन्हें मिलता है इन कंट्रीज के पास, क्योंकि ये जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है जो इकोनॉमी के लिए ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, ये दुनिया में जो एरिया है लेस देन 10% ऑफ एरिया कवर करते हैं और बहुत ही कम कंट्रीज में ये इंडस्ट्रीज है, बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज में। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे नेशन है जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल टर्म्स में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया गया है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, वो जो एरिया है वो एग्रीकल्चर लैंड से बहुत ही कम होता है, यानी कि जो एग्रीकल्चर एरिया है, फार्म लैंड है, वो मैन्युफैक्चरिंग साइट से ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है, एक 2.5 स्क्वायर किलोमीटर का अमेरिकन कॉर्न बेल्ट, इस अमेरिकन कॉर्न बेल्ट में 4 लार्ज फार्म्स आ सकते हैं। इस 2.5 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 4 बड़े फार्म्स आ सकते हैं और इन 4 फार्म्स में करीब 10 से 20 वर्कर्स काम कर सकते हैं और इससे फायदा 50 से 100 लोगों को हो सकता है। लेकिन इसी एरिया, यानी कि इसी 2.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो अमेरिकन कॉर्न बेल्ट है जहाँ पे 4 लार्ज फार्म्स आ सकते हैं, जहाँ पे 10 से 20 लोग काम कर सकते हैं, उसी एरिया में अगर हम मैन्युफैक्चरिंग साइट्स को एस्टैब्लिश करें तो कई सारे फैक्ट्रीज इस एरिया में सेटअप हो सकते हैं जो हजारों से लाखों वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं और उससे भी ज्यादा लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि भले ही मैन्युफैक्चरिंग साइट्स कम एरिया ऑक्यूपाई करें लेकिन ज्यादा काम जनरेट करते हैं, ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, ज्यादा लोगों को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बॉक्स दिया है, इसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो यहाँ पे 2 तरह के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में बात किया गया है। एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो हमें लगता है और दूसरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो भले ही फैक्ट्री में ना हो रही हो लेकिन फिर भी सेकेंडरी एक्टिविटीज का ही पार्ट है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इस बॉक्स में क्या बताया गया है। सो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग लिटरली मीन्स टू मेक बाय हैंड। तो लिटरल मीनिंग है हाथ से बनाना, मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन आज के टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग को हम मेड बाय मशीन्स के इस्तेमाल से काम होना, वो भी हम समझ सकते हैं, हाथ से काम होना और मशीन से काम होना। और मैन्युफैक्चरिंग का जो सिंपल डेफिनेशन है ये है कि रॉ मटेरियल्स को ट्रांसफॉर्म करना फिनिश्ड गुड्स पे, और इन फिनिश्ड गुड्स का वैल्यू बहुत ही हाई होता है, रॉ मटेरियल से ज्यादा हो जाता है, और फिर इन गुड्स को लोकल या दूर के मार्केट्स में बेचना। अब जब हम एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में अगर हम सोचे तो हमारे मन में क्या आता है? एक फैक्ट्री है जहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, कई सारे मशीन्स हैं और सुपरवाइजर्स हैं, मैनेजमेंट सिस्टम है, अकाउंट्स मेंटेन किए जा रहे हैं, कितने गुड्स प्रोड्यूस हुए, सबके सैलरी के अकाउंट, सब कुछ है। तो इंडस्ट्री जब हमारे मन में हम जब सोचते हैं तो हमें लगता है कि एक फैक्ट्री सेटअप, ये हमारे दिमाग में आता है, एक फैक्ट्री सेटअप। अगर हम एग्जांपल पूछे तो हम स्टील इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये सारे एग्जांपल्स भी देते हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सिर्फ फैक्ट्री तक सीमित नहीं है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि सेकेंडरी एक्टिविटीज वो नहीं है जो सिर्फ फैक्ट्रीज में ही हो रहे हैं। ऐसे भी एक्टिविटीज हैं जो फैक्ट्रीज में नहीं हो रहे हैं लेकिन फिर भी सेकेंडरी एक्टिविटीज का ही पार्ट है।
एग्जाम्पल टूरिज्म इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और ये एग्जाम्पल्स इसी बॉक्स में दिए गए। तो ये जो इंडस्ट्रीज है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, ये फैक्ट्री से लिंक नहीं है, लेकिन फिर भी ये सेकेंडरी एक्टिविटीज में ही आते हैं। तो इसीलिए हमें ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो टर्म हम यूज करते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग उसे थोड़ा और बढ़ाना होगा। इसीलिए इस बॉक्स में 2 टाइप के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में बताया गया है। पहला मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो लिटरली हाथ से बनाना या मशीन से बनाना, जो फैक्ट्रीज में ही हो रहा। दूसरे टाइप का जो सेकेंडरी एक्टिविटीज है, जिसमें हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। और ऐसे इंडस्ट्रीज भले ही फैक्ट्रीज से कनेक्टेड ना हो या फैक्ट्रीज में ना हो रहे, लेकिन फिर भी ये भी सेकेंडरी एक्टिविटीज। नेक्स्ट हमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर करना होगा। ये क्वेश्चन है, व्हाई डू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज चूज डिफरेंट लोकेशंस? इंडस्ट्रीज कैसे डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे इंडस्ट्री को सेटअप करना है? ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब ये फैक्टर्स जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि इंडस्ट्रीज का मेन एम क्या है। उनका मेन एम या मेन गोल होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कुछ भी करके, कॉस्ट कटिंग स्ट्रैटेजी यूज करके, कैसे भी करके प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना। और कई बार प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए लेबर की अवेलेबिलिटी, लैंड की अवेलेबिलिटी, ये सब चीप रेट्स में इंडस्ट्रीज चाहते हैं। तो कॉस्ट कटिंग स्ट्रैटेजी कई बार यूज किया जाता है प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने के लिए। और इंडस्ट्रीज उसी जगह पे सेटअप की जाती हैं जहां पे प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम हो और जिससे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हो। सो जब प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमम रखा जाता है तभी इंडस्ट्रीज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। और इंडस्ट्रीज का जो लोकेशन है वो भी इसी पे डिपेंड करता है कि ज्यादा प्रॉफिट हो सके और प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो। इसीलिए कुछ फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्रीज के लोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सेस टू मार्केट। सो हमें पता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए मार्केट कितना जरूरी होता है। जो भी रॉ मटेरियल्स फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किए जाते हैं उन्हें मार्केट्स में ही बेचा जाता है, तो मार्केट्स बहुत ही जरूरी है। अब मार्केट होता क्या है? एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग ये है कि मार्केट्स में गुड्स को बेचा जाता है, खरीदा जाता है। तो एक मार्केट्स में 2 एक्टर्स हैं, बायर और सेलर। और बायर ऐसा होना चाहिए जिसके पास गुड्स खरीदने की एबिलिटी हो, परचेसिंग पावर हो, और सेलर जो उस गुड्स को अवेलेबल कर सके। सो मार्केट में बायर होना चाहिए जिसके पास ये एबिलिटी हो गुड्स परचेस करने की और उन गुड्स को वो डिमांड करे और परचेसिंग पावर हो, और सेलर जिसके पास वो गुड्स अवेलेबल हो और वो उन गुड्स को इन मार्केट्स में बेच सके। और यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना है कि ऐसे एरियाज जहाँ पे डेंस पॉपुलेशन हो, जहाँ पे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो, वैसे एरियाज में मार्केट्स हाईली डेवलप होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क भी बहुत डेवलप्ड होता है। लेकिन ऐसे रिमोट एरियाज जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है और ऐसी पॉपुलेशन जिनके पास परचेसिंग पावर ही ना हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा ना हो, डिमांड ही ना हो, ऐसे एरियाज में मार्केट डेवलप नहीं होता और बहुत ही छोटे छोटे मार्केट्स होते हैं। और इसी रीजन की वजह से हम ये भी देख सकते हैं उन एरियाज में मार्केट हाईली डेवलप होता है जो डेवलप्ड एरियाज होते हैं, जहाँ पे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है। ऐसे एरियाज हैं यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे लार्ज मार्केट्स है, ग्लोबल मार्केट्स है, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास जो परचेसिंग पावर है वो हाई है। और भी एरियाज है जैसे डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे जो डेंस पॉपुलेशन है, फिर लोगों के पास परचेसिंग पावर भी है और यहाँ पे डेंस पॉपुलेशन ज्यादा गुड्स की डिमांड कर रहे हैं और ऐसे एरियाज में भी मार्केट्स डेवलप कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जैसे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, आर्म्स इंडस्ट्री, जो आर्म्स एंड अम्युनिशंस मैन्युफैक्चर करते हैं, उन इंडस्ट्रीज के पास ग्लोबल मार्केट का होल्ड है। नेक्स्ट फैक्टर है एक्सेस टू रॉ मटेरियल। हमने मार्केट देख लिया, अब हमें रॉ मटेरियल के बारे में देखना है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल भी बहुत जरूरी है। अब रॉ मटेरियल्स के जो सोर्स है रॉ मटेरियल्स का, उन सोर्स के पास ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सेटअप किए जाते हैं ताकि
आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो, और रॉ मटेरियल चीप होने चाहिए और उन्हें आसानी से ट्रांसपोर्ट भी किया जाना चाहिए। अब ऐसे इंडस्ट्रीज जो बल्कि या वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज होते हैं, वेट लूजिंग मटेरियल जो हैवी बल्कि मटेरियल्स होते हैं, ऐसे इंडस्ट्रीज वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज होते हैं। तो जो भी इंडस्ट्रीज चीप बल्कि हैवी रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं, वैसे इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल का जो सोर्स है उसके पास एस्टैब्लिश किए जाते हैं। एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री। तो ये वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज है, मटेरियल्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो ये जो इंडस्ट्रीज हैं, ये रॉ मटेरियल का जो सोर्स है उसके बहुत ही पास एस्टैब्लिश किए जाते हैं। तो पहला पॉइंट है कि जो चीप बल्कि हैवी इंडस्ट्रीज हैं वो रॉ मटेरियल का जो सोर्स है उसके पास एस्टैब्लिश किए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है पेरिशेबिलिटी। ऐसे रॉ मटेरियल्स जो जल्दी खराब हो जाते हैं, तो इंडस्ट्रीज उन रॉ मटेरियल्स के पास, जो रॉ मटेरियल का सोर्स है उस रीजन में एस्टैब्लिश किए जाते हैं। तो पेरिशेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जब अगर रॉ मटेरियल जल्दी खराब हो जाता है तब इंडस्ट्रीज उन रॉ मटेरियल का जो सोर्स है उसके पास एस्टैब्लिश किए जाते हैं ताकि जल्दी से रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जा सके। एग्जाम्पल जो डेयरी प्रोसेसिंग या एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है। अब जो एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है वो एग्रीकल्चर फार्म्स के पास होंगे ताकि जो भी गुड है, जो भी क्रॉप है, उसे जल्दी प्रोसेस किया जा सके और मार्केट में जल्दी बेचा जा सके। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो एग्रो प्रोसेसिंग। फिर डेयरी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। जो डेयरी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है वो डेयरी फार्म्स या जहाँ पे मिल्क सप्लाई जल्दी होता है उन एरियाज के पास एस्टेब्लिश किए जाएंगे ताकि डेयरी फार्म से जो मिल्क प्रोडक्ट्स आते हैं उन्हें आसानी से और जल्दी प्रोसेस किया जा सके और जल्द से जल्द मार्केट्स में बेचा जा सके। मोस्टली अर्बन मार्केट्स को टारगेट किया जाता है। सो हैवी बल्कि मटेरियल एक पार्ट है, फिर पेरिशेबिलिटी भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। नेक्स्ट फैक्टर है एक्सेस टू लेबर सप्लाई। सो प्रोडक्शन का एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है लेबर। सो लेबर भी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही जरूरी है और लेबर, चीप लेबर ज्यादा प्रेफर किया जाता है। कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के लिए स्किल्ड स्पेशलाइज लेबर जरूरी होता है, कुछ एक्टिविटीज के लिए सेमी स्किल्ड लेबर, और ज्यादातर इंडस्ट्रीज चीप लेबर को ही प्रेफर करते हैं ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट कम रहे और प्रॉफिट ज्यादा हासिल कर सके। लेकिन हमने एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ा था मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्री का, मैकेनाइजेशन। और मैकेनाइजेशन का ही एडवांस स्टेज जहाँ पे ऑटोमेशन होता है, ऑटोमेटिक मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है फैक्ट्रीज में। तो इसके वजह से कम लोगों को काम मिल रहा है। अब मशीन्स अगर वो रोल प्ले कर रहे हैं जो स्किल्ड लेबर या सेमी स्किल्ड लेबर को परफॉर्म करना चाहिए था, अगर वो ऑटोमेटिक मशीन्स अब वो रोल प्ले कर रहे हैं तो कम लोगों को जॉब मिलेगा। सो लेबर का इंपॉर्टेंस कम हो रहा है मैकेनाइजेशन की वजह से। अब जितने तेजी से ऑटोमेशन होगा, लेबरर्स को उतना कम एम्प्लॉयमेंट मिलने के चांसेस है। नेक्स्ट फैक्टर है एक्सेस टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का एप्लीकेशन ऑफ पावर। तो जो भी इंडस्ट्रीज ज्यादा पावर यूज करते हैं वो इंडस्ट्रीज प्रेफर करते हैं कि जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी सप्लाई है उस सोर्स के जितने पास हो सके उतने पास इंडस्ट्री को लगाए। वही इंडस्ट्रीज जो ज्यादा पावर यूटिलाइज करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। अब ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी कई सारे सोर्सेज हो सकते हैं, कोल और थर्मल एनर्जी हो सकता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, पेट्रोलियम एक सोर्स है। तो ये कई सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। सो पहले हम ट्रांसपोर्टेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो किसी भी इंडस्ट्री के लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही जरूरी है, स्पेशली मॉडर्न इंडस्ट्रीज। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया है, मॉडर्न इंडस्ट्री इज इनसेपरेबली टाइड टू ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। बिना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के मॉडर्न इंडस्ट्री का फंक्शन कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमें एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज चाहिए जो रॉ मटेरियल्स को
माइनिंग एरिया से फैक्ट्रीज तक पहुंचाए और फैक्ट्रीज में जो फिनिश गुड्स बने हैं उन फिनिश गुड्स को मार्केट तक पहुंचाए। यानी कि रॉ मटेरियल को फैक्ट्री से, फैक्ट्री को मार्केट से कनेक्ट करना पड़ता है और इसके लिए स्पीडी एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जरूरी है। यहाँ पे कम्युनिकेशन भी बहुत जरूरी है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ें। तो स्पीडी एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन जरूरी होता है रॉ मटेरियल्स को फैक्ट्री से, फैक्ट्री को मार्केट से कनेक्ट करने के लिए। अब जितने तेजी से ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स इंप्रूव होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चांसेस भी उतने हाई हो जाते हैं। अब ऐसे एरियाज जहाँ पे मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग है और ऐसे एरियाज जहाँ पे लोगों के पास परचेसिंग पावर है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है, यानी कि डेवलप मार्केट्स, मेनली वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, ऐसे मार्केट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स हैं वो हाईली डेवलप्ड होते हैं। और यहाँ पे हम हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज भी देख सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस होंगे, यहाँ पे जो हाईली डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है उन नेटवर्क्स की मदद से मार्केट में आसानी से पहुंचाए जाते हैं और प्रॉफिट के चांसेस और बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन। इंडस्ट्रीज के लिए, इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए कम्युनिकेशन भी बहुत जरूरी होता है। मैनेज करने के लिए चीजें, उसके लिए भी कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। फिर जो भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है उसे एक्सचेंज करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, उस इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए, इन सभी चीजों के लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसी। सो गवर्नमेंट भी इंडस्ट्रियल लोकेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट का मेन फोकस रहता है बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि जो भी बैकवर्ड एरियाज हैं और ऐसे रूरल एरियाज जहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं है, ऐसे एरियाज में इंडस्ट्रीज को प्रमोट करे। तो गवर्नमेंट का एम रहता है बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो गवर्नमेंट कुछ रीजनल पॉलिसीज अडॉप्ट करते हैं और इंडस्ट्रीज को मजबूर करते हैं ऐसे एरियाज में जो कि मोस्टली बैकवर्ड और रूरल एरियाज होते हैं, वहां पे जाके इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए। अब गवर्नमेंट कई सारे मेथड्स यूज करते हैं। टैक्स बेनिफिट्स देते हैं उन इंडस्ट्रीज को जो तैयार होते हैं हिली एरियाज या बैकवर्ड एरियाज या फिर रूरल एरियाज में इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करने के लिए। टैक्स बेनिफिट्स देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वाटर चार्जेस कम कर देते हैं, लैंड चीप रेट में अवेलेबल हो जाते हैं और कई सारे बेनिफिट्स, प्रेफरेंस देते हैं और आसान बना देते हैं। जो इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करने का जो पूरा प्रोसेस होता है उसे थोड़ा और आसान बना देते हैं, ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो ऐसे कुछ पॉलिसीज गवर्नमेंट अपने साइड से अडॉप्ट करता है और इंडस्ट्रीज को इन्फ्लुएंस करता है ऐसे एरियाज में इंडस्ट्रीज लगाने के लिए जो बैकवर्ड एरियाज हो, या फिर गवर्नमेंट जहाँ पे चाहती हो उस एरिया में इंडस्ट्रीज लगाने के लिए गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज फॉर्मुलेट करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर, एक्सेस टू एग्लोमरेशन इकोनॉमीज या फिर लिंक्स बिटवीन इंडस्ट्रीज। सो ऐसे अर्बन एरियाज जहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केट होता है और कई सारे फीचर्स जैसे ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे फीचर्स जहाँ पे होते हैं और एक स्ट्रॉन्ग मार्केट जहाँ पे होता है और ऑलरेडी जहाँ पे एक इंडस्ट्रियल नेटवर्क है, कई सारे इंडस्ट्रीज जब साथ में आते हैं एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क फॉर्म करते हैं इंडस्ट्रीज का और एक दूसरे से उन्हें उसका बेनिफिट भी मिलता है। एक लीडर इंडस्ट्री होती है, उसके पास कई सारे और इंडस्ट्रीज होते हैं और ये इंडस्ट्रीज साथ में आके जो नेटवर्क बनाते हैं और जो बेनिफिट्स इन्हें मिलता है, क्योंकि एक एरिया में मोस्टली अर्बन सेंटर्स में जो कई सारे इंडस्ट्रीज एक साथ आते हैं उससे हम एग्लोमरेशन इकोनॉमीज बोलते हैं। यानी कि कई सारे इंडस्ट्रीज एक ही एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है, एक नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं, एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क इंडस्ट्रीज का, उसी को हम एग्लोमरेशन इकोनॉमीज बोलते हैं। और जब कई सारे इंडस्ट्रीज पास में होते हैं एक दूसरे से, उनको उसका बेनिफिट भी मिलता है। सो एक्सेस टू एग्लोमरेशन इकोनॉमीज भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो इंडस्ट्रीज के लोकेशन को इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि हर इंडस्ट्री चाहेगी कि एक ऐसे एरिया में हो जहाँ पे एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क हो इंडस्ट्री का, जहाँ पे एक एग्लोमरेशन इकोनॉमी हो। क्योंकि जब इंडस्ट्रीज ऐसे लोकेशन पे होती है जहाँ पे और सारी इंडस्ट्रीज वहाँ पे है, एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क है जहाँ पे कई सारे बेनिफिट्स भी मिल रहे हो, तो इंडस्ट्रीज कोशिश करेगी कि ऐसे एरियाज में सेटअप करे फैक्ट्रीज को जहाँ पे ऑलरेडी एक फुली फंक्शनिंग एग्लोमरेशन इकोनॉमी हो, एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क हो इंडस्ट्रीज का, जिसका फायदा हर एक इंडस्ट्री को होता है। अब जितने भी फैक्टर्स हमने पढ़े
वो सारे के सारे फैक्टर्स साथ में आके ये डिटरमाइन करते हैं कि इंडस्ट्री का लोकेशन कहाँ पे होगा। नेक्स्ट इज फुटलूज इंडस्ट्रीज। सो इस बॉक्स में हमें फुटलूज इंडस्ट्रीज के बारे में बहुत सारे फीचर्स बताए गए। सो फुटलूज इंडस्ट्रीज के बारे में आपको ये समझना है कि ये कहीं भी एस्टैब्लिश किए जा सकते हैं और कई सारे लोकेशंस में फुटलूज इंडस्ट्रीज होते भी हैं। फुटलूज इंडस्ट्रीज इसीलिए कहीं भी एस्टैब्लिश किए जा सकते हैं क्योंकि पहला पॉइंट ये है कि ये किसी पर्टिकुलर रॉ मटेरियल यानी कि कोई पेरिशेबल रॉ मटेरियल या कोई हैवी बल्कि वेट लूजिंग रॉ मटेरियल इन पे डिपेंड नहीं करता। फुटलूज इंडस्ट्रीज डिपेंड करते हैं कंपोनेंट पार्ट्स से और ये कंपोनेंट पार्ट्स इन्हें कहीं से भी मिल सकते हैं, इसीलिए फुटलूज इंडस्ट्रीज कहीं भी लोकेट किए जाते हैं और ये जो कंपोनेंट पार्ट्स हैं मोस्टली लाइट वेट होते हैं और जो भी प्रोडक्शन होता है यहाँ पे स्मॉल स्केल प्रोडक्शन होता है, कम क्वांटिटी में गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है और छोटी इंडस्ट्री है, स्मॉल लेबर फोर्स है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वॉच मेकिंग इंडस्ट्रीज एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो लाइट वेट रॉ मटेरियल का यूज होता है। रॉ मटेरियल मेनली कंपोनेंट पार्ट्स होता है, किसी हैवी बल्कि मटेरियल फुटलूज इंडस्ट्रीज में यूज नहीं किया जाता, कंपोनेंट पार्ट्स का इस्तेमाल होता है। और फुटलूज इंडस्ट्रीज नॉर्मली पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज नहीं होते, कार्बन एमिशन इतना नहीं होता है और ये पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज जनरली नहीं होते हैं। अब फुटलूज इंडस्ट्रीज का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रांसपोर्टेशन को एक्सेस कर पाना, ये नेटवर्क होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कंपोनेंट पार्ट्स को लाना, जो भी गुड प्रोड्यूस किया जा रहा हो भले ही स्मॉल क्वांटिटी में हो, उन गुड्स को मार्केट में बेचना, इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बहुत ही ज़रूरी है फुटलूज इंडस्ट्रीज के लिए। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के 4 मेन क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट और रॉ मटेरियल्स, थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट या एंड प्रोडक्ट, फोर्थ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो हम एक एक करके साइज, इनपुट, आउटपुट और ओनरशिप के बेसिस पे जो भी क्लासिफिकेशन है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का, हम उसके बारे में पढ़ेंगे और आप फिगर 5.1 भी रेफर कर सकते हो। सो फर्स्ट हम देखेंगे इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज। पहला क्लासिफिकेशन साइज के बेसिस पे है। अब हम साइज के बेसिस पे 3 इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। पहला है हाउस होल्ड या कॉटेज इंडस्ट्री, सेकेंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, थर्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब हम कैसे डिसाइड करते हैं कि ये इंडस्ट्री कॉटेज इंडस्ट्री है, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है और ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री है? अब साइज मेजर करने के भी कुछ क्राइटेरियाज हैं। पहले हम देखते हैं कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है। अगर बहुत कम कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो वो हाउस होल्ड या कॉटेज इंडस्ट्री होगा। अगर बहुत ही ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो सकती है। फिर कितने वर्कर्स को एम्प्लॉय किया है, फिर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कितना है, कितना गुड प्रोड्यूस किया जा रहा है, इन सभी के बेसिस पे साइज ऑफ द इंडस्ट्री हम डिटरमाइन करते हैं। अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। और इसी के बेसिस पे इंडस्ट्रीज को साइज के ऊपर हाउस होल्ड, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाउस होल्ड इंडस्ट्री, जिसे कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी कहा जाता है। सो हाउस होल्ड इंडस्ट्री या कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग में जो आर्टिसंस होते हैं या जो क्राफ्ट वर्कर्स होते हैं वो जो भी रॉ मटेरियल्स लोकली अवेलेबल है उन्हीं रॉ मटेरियल्स का मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। सिंपल प्रिमिटिव टूल्स का इस्तेमाल करते हैं इन गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ज्यादा वर्कर्स को हायर नहीं किया जाता है, फैमिली मेंबर्स ही काम करते हैं। कभी कभार पार्ट टाइम लेबर का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मोस्टली हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में फैमिली मेंबर्स ही काम करते हैं। अब ये जो भी फिनिश प्रोडक्ट्स निकलते हैं उन्हें या तो वो फैमिली मेंबर्स खुद ही कंज्यूम करते हैं, यानी कि उसी हाउस होल्ड में उन गुड्स का कंजम्पशन हो जाता है, या फिर लोकल मार्केट्स में, जो भी मोस्टली विलेज एरियाज में जो लोकल मार्केट्स होते हैं वहां पे बेचा जाता है, या फिर बार्टर एक्सचेंज के लिए भी यूज किया जाता है। मोस्टली कंजम्पशन उसी घर में ही हो जाता है। अब ऐसे इंडस्ट्रीज में हमें ये पता चलता है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट इतना जरूरी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स इतने जरूरी नहीं है क्योंकि मार्केट्स ही डेवलप नहीं है और मोस्टली गुड्स को सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज किया जाता है।
मार्केट्स में भी ज़्यादा बेचा नहीं जाता, इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इन सभी चीज़ों का सिग्निफिकेंस भी कम हो जाता है। और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, कमर्शियल सिग्निफिकेंस ऐसे इंडस्ट्रीज का बहुत ही कम हो जाता है। ऐसे इंडस्ट्रीज में पोटेंशियल है लेकिन कमर्शियल सिग्निफिकेंस बहुत ही कम है। हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज जो आर्टिफैक्ट्स और क्राफ्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, बैम्बू, वुड से बनाए हुए जो मटेरियल फॉरेस्ट से ही मिल जाता है, फिर और भी कई सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं जैसे मैट्स, फर्नीचर, शू, कंटेनर्स, कई सारी चीजें। सेकेंड, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। अब हाउस होल्ड इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, इन्हें डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाउस होल्ड इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से कैसे अलग है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बीच में क्या डिफरेंसेस है, ये आपको पता होना चाहिए। तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हाउस होल्ड इंडस्ट्री से अलग है क्योंकि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है और जहां पे गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, ये सब हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज से बहुत अलग है। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भले ही लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता हो, लेकिन इन लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर किया जाता है किसी वर्कशॉप में जो घर के बाहर होता है, मोस्टली घर के बाहर होता है या घर से दूर होता है, तो अलग वर्कशॉप में मैन्युफैक्चरिंग होता है। फिर प्रिमिटिव टूल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, सिंपल पावर ड्रिवन मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। मशीन्स जो कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल पावर ड्रिवन मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मशीन्स का इस्तेमाल होता है। फिर यहाँ पे सेमी स्किल्ड लेबर को एम्प्लॉय किया जाता है। सो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग के इंपॉर्टेंट फीचर्स है, यहाँ पे लोकल रॉ मटेरियल को यूज किया जाता है। प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर यूजुअली वर्कशॉप होता है, जो कि जो बना रहा है आर्टिसन उसके घर के पास या घर के एडजेसेंट होता है, लेकिन एक वर्कशॉप में ही ये काम होता है। फिर सेमी स्किल लेबर का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी हमें पता चला कि ये हाउस होल्ड इंडस्ट्री से कैसे अलग है, क्योंकि हाउस होल्ड इंडस्ट्री में घर पे ही काम होता है, घर के ही लोग लेबर का काम करते हैं और जो भी गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है मोस्टली सेल्फ कंजम्पशन ही होता है। लेकिन स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में भले ही लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल का इस्तेमाल हो, लेकिन यहाँ पे सिंपल पावर ड्रिवन मशीन्स का इस्तेमाल होता है और सेमी स्किल्ड लेबर को हायर किया जाता है और काम वर्कशॉप में होता है। और यहाँ पे जो भी गुड्स बनते हैं उन्हें मार्केट्स में भी बेचा जाता है। और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। जो मोस्टली रूरल एरियाज में जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का कॉन्सेंट्रेशन होता है, वो लोकल परचेसिंग पावर भी बढ़ाते हैं। इसीलिए इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, ब्राजील जैसे कंट्रीज में स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं और लेबर इंटेंसिव भी है। मशीन्स का इस्तेमाल होता है लेकिन सिंपल पावर ड्रिवन मशीन्स है। यहाँ पे अभी भी लेबर का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। इसीलिए इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ब्राजील जैसे कंट्रीज के लिए स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं एंड बी लोकल परचेसिंग पावर लोगों का इंक्रीज करते हैं। सो नेक्स्ट इज लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। सो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के इंपॉर्टेंट फीचर्स को हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, कि जो फीचर्स हैं जैसे कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, डिविजन ऑफ लेबर, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी, कैपिटल का इन्वेस्टमेंट, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के और भी फीचर्स है, जैसे एक लार्ज मार्केट बहुत जरूरी है, क्योंकि बल्कि गुड्स का प्रोडक्शन होता है या फिर मास प्रोडक्शन जब होता है, फिर बल्कि रॉ मटेरियल का यूज होता है, फिर कई सारे रॉ मटेरियल्स का यूज होता है, पावर बहुत ही ज्यादा यूज होता है पावर का, फिर स्पेशलाइज्ड वर्कर्स होते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, ऑटोमेशन भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। फिर असेंबली लाइन मेथड ऑफ मास प्रोडक्शन। असेंबली लाइन मेथड में हर एक पार्ट को अलग अलग बनाया जाता है और एक वर्कर एक स्पेशलाइज्ड टास्क को परफॉर्म करता है, फिर सारे पार्ट्स को असेंबल करके एक साथ ला के प्रोडक्शन होता है। तो एक असेंबली लाइन मास प्रोडक्शन मेथड कार मैन्युफैक्चरिंग में
आपने सुना होगा असेंबली लाइन मेथड जो फोर्ड कंपनी ने यूज किया था। सो असेंबली लाइन मेथड में एक वर्कर रिपीटेडली एक स्पेशलाइज्ड टास्क को परफॉर्म करता है, एक स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट को या पार्ट को बनाता है। फिर लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का एक पार्ट है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के भी दो टाइप्स है, दो ब्रॉड टाइप्स। पहला है ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स, और ये जो ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं ये ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में, मोर नंबर ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज में ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है। नेक्स्ट हाईटेक इंडस्ट्रीज, सो हाई टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ये हाईली डेवलप्ड कंट्रीज में है, यानी कि कम डेवलप्ड कंट्रीज जो कि हाईली डेवलप्ड है उन कंट्रीज में। सो ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री इन मोर डेवलप्ड कंट्रीज, मोर नंबर ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, एंड हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन लेस नंबर ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, वो कंट्रीज जो डेवलप्ड है, हाईली डेवलप्ड है, यानी कि काफी ज्यादा डेवलप्ड है उन कंट्रीज में जो कि नंबर्स में थोड़े कम है। जो हाईली डेवलप्ड कंट्रीज है वो नंबर्स में थोड़े कम है और उन कंट्रीज में हाईटेक इंडस्ट्रीज है। और जो लार्ज स्केल ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है वो नॉर्मली हर एक डेवलप्ड कंट्री में आपको एक ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन मिल जाएगा। नेक्स्ट इस बॉक्स में एग्री बिजनेस के बारे में हमें बताया गया है। सो एग्री बिजनेस एक ऐसा कमर्शियल फार्मिंग है जो इंडस्ट्रियल स्केल में होता है, यानी कि लार्ज फार्म्स में हाईली स्ट्रक्चर्ड और बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करके एक टाइप ऑफ फार्मिंग होता है जो कमर्शियल लेवल पे इंडस्ट्रियल स्केल में होता है, उसे एग्री बिजनेस कहते हैं और इसको एग्रो फैक्ट्रीज भी कहते हैं। सो एग्री बिजनेस फार्म्स जो होते हैं वो मैकेनाइज है, यानी कि हर एक काम मशीन्स की मदद से होता है, साइज में बहुत ही बड़े बड़े फार्म्स हैं, हाईली स्ट्रक्चर्ड होता है ये पूरा प्रोसेस, केमिकल्स फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा होता है। और एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं जो टी प्लांटेशन का बिजनेस होता है, टी प्लांटेशन वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एग्री बिजनेस या एग्रो फैक्ट्रीज का। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन इनपुट्स या फिर रॉ मटेरियल्स। सो रॉ मटेरियल्स या इनपुट्स के बेसिस पे इंडस्ट्रीज को एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, केमिकल बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड और एनिमल बेस्ड, यानी कि 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। और ये डिवाइड किया है क्या रॉ मटेरियल यूज हुआ है उसके बेसिस पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। सो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल्स फार्म या फील्ड से आते हैं और उन रॉ मटेरियल्स को जो फार्म या फील्ड से आते हैं उन्हें जब फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है उसे एग्रो प्रोसेसिंग या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहा जाता है। सो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल आता है फार्म्स या फील्ड से। सो मेजर एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में आते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, शुगर, पिकल्स, फ्रूट जूसेस, बेवरेजेस जैसे टी, कॉफी एक्सेट्रा, स्पाइसेस, ऑयल, फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसमें कॉटन, जूट, सिल्क डोमिनेट करते हैं, फिर रबर एक्सेट्रा। सो ये कुछ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल है, इन्हें आपको याद रखना है। नेक्स्ट इन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में हमने यहाँ पे देखा फूड प्रोसेसिंग। सो फूड प्रोसेसिंग के बारे में हमें आगे बताया गया है। सो फूड प्रोसेसिंग जो एग्रो प्रोसेसिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो कई सारे मेथड्स यूज करते हैं हम फूड प्रोसेसिंग के लिए, तो कुछ मेथड्स के बारे में हमें बताया है। पहला है कैनिंग। सो कैनिंग एक ऐसा प्रोसेसिंग टेक्निक है जिसमें जो भी मटेरियल है, फूड मटेरियल, उसे हीट किया जाता है अच्छे तरीके से, फिर एक सील्ड कंटेनर में, जार में उसे अच्छे से स्टोर किया जाता है। हीटिंग के बाद सील्ड कंटेनर में उसे स्टोर किया जाता है। फिर क्रीम को प्रोड्यूस करना, ये भी एक प्रोसेसिंग टेक्निक है। फिर फ्रूट प्रोसेसिंग, फिर कन्फेक्शनरी में कई सारी चीजें आते हैं, केक्स बनाए जाते हैं, चॉकलेट्स, मिल्क पाउडर, चॉकलेट पाउडर, च्युइंग गम, जेलीज, कई सारी चीजें प्रोड्यूस किए जाते हैं। फिर कुछ प्रिजर्वेशन टेक्निक्स है जैसे ड्राइंग हो गया, फर्मेंटेशन हो गया, फर्मेंटेशन टेक्निक्स जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कार्बोहाइड्रेट या शुगर को कन्वर्ट करते हैं अल्कोहल में, एसिड में, तो फर्मेंटेशन एक टेक्निक है। फिर पिकलिंग में चीजों को विनेगर सोल्यूशन या सॉल्ट सोल्यूशन में स्टोर किया जाता है। हमने देखा है पिकल्स बनाने का जो टेक्निक होता है, सो वो पिकलिंग होता है, पिकलिंग से हम पिकल्स बना सकते हैं।
ये कुछ फूड प्रोसेसिंग टेक्निक्स है, एग्रो प्रोसेसिंग टेक्निक्स है और कुछ प्रिजर्वेशन टेक्निक्स भी है जो फूड प्रोसेसिंग के अंडर आता है। नेक्स्ट, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल क्या होगा? मिनरल्स। मिनरल्स के क्लासिफिकेशन भी हमने मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज चैप्टर में पढ़ा है। मिनरल्स कई तरह के होते हैं, मेटालिक, नॉन मेटालिक, और मेटालिक में भी डिवीजन है फेरस, नॉन फेरस। कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो फेरस मेटालिक मिनरल्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं। फेरस मतलब ऐसे मिनरल्स मेटालिक हैं जिनमें आयरन कंटेंट होता है। फेरस मेटालिक मिनरल वाली इंडस्ट्री होती है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एक एग्जांपल है। फिर नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स जिनमें आयरन कंटेंट नहीं होता है, वो है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, ज्वेलरी इंडस्ट्री, कॉपर इंडस्ट्री एक्सेट्रा। फिर कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज भी होते हैं जो नॉन मेटालिक मिनरल्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री, पॉटरी इंडस्ट्री एक्सेट्रा। नेक्स्ट है केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री, जहां पे रॉ मटेरियल होता है केमिकल्स या केमिकल मिनरल्स हम कह सकते हैं। एक एग्जांपल है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, जिसमें मिनरल ऑयल को एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। फिर कुछ नेचुरल मिनरल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सॉल्ट, सल्फर, पोटैश, जो कि नेचुरल मिनरल्स हैं, इन्हें भी एज रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। फिर केमिकल इंडस्ट्रीज में वुड और कोल से जो रॉ मटेरियल निकलता है उसे यूज किया जाता है। फिर और भी केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री है जिनमें सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, इन सभी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पे केमिकल रॉ मटेरियल होता है वो केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज होते हैं। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल यूजिंग इंडस्ट्रीज। जो भी इंडस्ट्रीज फॉरेस्ट से मिलने वाले रॉ मटेरियल्स को यूज करते हैं उन्हें फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल यूजिंग इंडस्ट्रीज कहा जाता है। एग्जाम्पल, टिम्बर का इस्तेमाल फर्नीचर बनाने के लिए फर्नीचर इंडस्ट्रीज में होता है। फिर पेपर इंडस्ट्री में वुड, बैम्बू, ग्रास का इस्तेमाल किया जाता है पेपर बनाने के लिए। फिर लैक का इस्तेमाल होता है लैक इंडस्ट्री में, जो लाख की इंडस्ट्री होती है। ये होता है फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल यूजिंग इंडस्ट्रीज। लास्ट वन, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज। एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज में एनिमल प्रोडक्ट्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। ऐसी इंडस्ट्री होती है एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री। एग्जाम्पल, लेदर इंडस्ट्री में लेदर का इस्तेमाल होता है, वूलन इंडस्ट्री में या वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वूल का इस्तेमाल होता है। फिर एलिफेंट के टस्क से आइवरी ऑब्टेन किया जाता है। ये सारे एनिमल से हम ऑब्टेन करते हैं और जब इन्हें रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है और इनका जब फिनिश गुड्स बनता है तो ये जो पूरी इंडस्ट्री है इसे एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन आउटपुट या प्रोडक्ट, यानी कि एंड प्रोडक्ट के बेसिस पे दो टाइप के इंडस्ट्रीज, बेसिक इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। सबसे पहले हम बेसिक इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ें। बेसिक इंडस्ट्री में हम एक एग्जाम्पल के तौर से समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री खुद में एक इंडस्ट्री है, ये हमें पता है। अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का प्रोडक्ट अगर हम स्टील बोले तो इस स्टील का इस्तेमाल दूसरे इंडस्ट्रीज भी करते हैं, चीजों को मैन्युफैक्चर करने के लिए, मशीन्स बनाने के लिए, टूल्स बनाने के लिए, प्लेट और बाकी सारे यूटेंसिल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है स्टील का। यानी कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री खुद में एक इंडस्ट्री है और इनका जो प्रोडक्ट है उसे बाकी इंडस्ट्रीज एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं अपना गुड प्रोड्यूस करने के लिए। इसका मतलब बेसिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज हैं जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें बाकी इंडस्ट्रीज एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं। बेसिक इंडस्ट्रीज को हम ऐसे समझ सकते हैं, इंडस्ट्री whose products are used to make other goods by using them as raw material। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देखा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री खुद में एक इंडस्ट्री है और उनका जो प्रोडक्ट है वो बाकी इंडस्ट्रीज एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं। जब हमने स्टील का एग्जांपल देखा ये होते हैं बेसिक इंडस्ट्रीज। सेकेंड कैटेगरी है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज में गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है जिन्हें कंज्यूमर्स डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। एग्जाम्पल, बिस्किट, ब्रेड, सोप, पेन, पेपर, टीवी, फ्रिज एक्सेट्रा। और इन्हें कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री या फिर नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है। बेसिक इंडस्ट्रीज में जो गुड्स है उन्हें रॉ मटेरियल के तौर पर इंडस्ट्रीज यूज करते हैं और कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज में कंज्यूमर्स के लिए वो फाइनल गुड अवेलेबल रहता है डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए। और कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज को नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे इंडस्ट्रीज को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज,
प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, थर्ड वन जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। सो फर्स्ट वन है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। सो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज ओनरशिप राइट्स गवर्नमेंट बॉडी के पास होती है, यानी कि गवर्नमेंट ऐसी इंडस्ट्रीज को ओन करता है और इन्हें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कहा जाता है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कहा जाता है। और अगर इंडिया में हम एग्जांपल देखें तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, कई सारे और एग्जांपल्स हैं। फिर सोशलिस्ट कंट्रीज में कई सारे स्टेट ओन इंडस्ट्रीज हम देख सकते हैं। फिर मिक्स्ड इकोनॉमीज जैसे इंडिया की इकोनॉमी है, वहां पे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस भी होते हैं और प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस भी होते हैं। सो ये था पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। सो हमें ये पता है कि प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज में ओनरशिप राइट प्राइवेट कंपनीज या एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास होती है, यानी कि एक इंडिविजुअल या फिर एक प्राइवेट कंपनी इंडस्ट्री को ओन कर। सो जो भी मैनेजमेंट होता है, जो भी ओनरशिप राइट है, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के पास है। तो हम कैपिटलिस्ट कंट्रीज में कई सारे प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज देख सकते हैं। अगर हम इंडिया में एग्जांपल देखें तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सारे प्राइवेट सेक्टर। फिर थर्ड कैटेगरी है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। सो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज में या तो ओनरशिप राइट जॉइंट स्टॉक कंपनीज के पास होती है या फिर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों साथ में आके जो इंडस्ट्रीज को ओन करते हैं, चलाते हैं, उन्हें जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज कहा जाता है। एग्जाम्पल अगर हम इंडिया में देखेंगे तो मारुति उद्योग लिमिटेड एक जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री है। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री या फिर हाईटेक इंडस्ट्री हम कह सकते हैं। सो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में जो सबसे डेवलप्ड और जो लेटेस्ट जनरेशन, जो सबसे एडवांस स्टेज भी हम कह सकते हैं, वो हाईटेक इंडस्ट्री का स्टेज है। हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में इंटेंसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एप्लीकेशन होता है और जो भी प्रोडक्ट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के एप्लीकेशन से मैन्युफैक्चर होते हैं वो साइंटिफिकली एडवांस प्रोडक्ट्स होते हैं। एग्जाम्पल रोबोटिक्स, सीएडी जिसे कंप्यूटर एडेड डिजाइन कहते हैं, जिसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एड करता है डिजाइन टेक्निक्स को, मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स को। फिर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स ऑफ स्मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग प्रोसेस, स्मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मेथड की मदद से होता है। फिर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में जो चेंजेस आते हैं, डेवलपमेंट होता है, ये सारे की सारी चीजें हाईटेक इंडस्ट्री का पार्ट है। ये कुछ एग्जांपल्स है। अब हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज में जो वाइट कॉलर वर्कर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल वर्कर्स होते हैं, उनका नंबर टोटल वर्कफोर्स में ज्यादा होता है कंपेयर टू जो ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं, जो एक्चुअल प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन का काम होता है, उनमें जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं, जो पार्ट्स प्रोड्यूस करना या मशीन्स ऑपरेट करना, ये सारी चीजें जो लोग एक्चुअल प्रोडक्शन में काम करते हैं, वो लोग ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं। और हाईटेक इंडस्ट्रीज में प्रोफेशनल या वाइट कॉलर वर्कर्स का नंबर ज्यादा होता है ब्लू कॉलर वर्कर्स से। नेक्स्ट हम हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। सो ये जो हाईटेक इंडस्ट्रीज होते हैं, ये प्लान्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, बड़े बड़े अनप्लान्ड स्ट्रक्चर्स नहीं होते। ये ऑफिस प्लांट लैब बिल्डिंग जैसे, यानी कि लैब का जो स्ट्रक्चर होता है वैसे बिल्डिंग्स होते हैं, प्लांट स्ट्रक्चर्स होते हैं और एक हाईटेक स्टार्टअप वाला एरिया होता है जहाँ पे कई सारे इंडस्ट्रीज, कई सारे टेक स्टार्टअप्स होते हैं वहाँ पे, और नीटली स्पेस्ड है, जो भी लेआउट है वो प्रॉपरली प्लान्ड है, मॉडर्न स्ट्रक्चर्स हैं, सारे मॉडर्न फीचर्स होते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स में। बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स की जगह लैब बिल्डिंग्स जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिर जो हाईटेक इंडस्ट्रीज का हब होता है, यानी कि एक एरिया में कई सारे हाईटेक इंडस्ट्रीज जो स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज हैं, सेल्फ सस्टेन्ड है, ऐसे हाईटेक इंडस्ट्रीज, बेसिकली द हब ऑफ हाईटेक इंडस्ट्रीज, उसे टेक्नोपोलिस कहा जाता है। एग्जाम्पल सिलिकॉन वैली, सैन फ्रांसिस्को। तो टेक्नोपोलिस में कई सारे हाईटेक इंडस्ट्रीज होते हैं और वो जो इंटीग्रेटेड नेटवर्क फॉर्म करते हैं, जो हब होता है हाईटेक इंडस्ट्रीज का, जो रीजनली कॉन्सेंट्रेटेड है, एक रीजन में आपको मिलते हैं, सेल्फ सस्टेन्ड होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, मॉडर्न स्ट्रक्चर होता है, वेल प्लान स्ट्रक्चर होता है, एक हाईटेक स्टार्टअप का एरिया होता है,
वैसे एरियाज को जो हब होता है हाईटेक इंडस्ट्रीज का, उसे टेक्नोपोलिस कहा जाता है। एग्जांपल सिलिकॉन वैली, सैन फ्रांसिस्को। सो कंक्लूजन वाले पार्ट में हमें ये बताया है कि जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है ये वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे मेजर इंडस्ट्रीज है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। सो ये कुछ दुनिया के इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री and manufacturing contributes significantly to the world economy. So this was chapter 5 secondary activities. I really hope कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप ट्विन ब्रोस का टेलीग्राम चैनल और डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना ताकि आप भी ह्यूमैनिटीज की एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी से कनेक्टेड रहो। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। बाय।